हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये न्यू सिलेबस है आपका। अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य क्या था और उसकी स्थापना किसने करी थी, परंतु हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए, कितना ज़्यादा उपयोगी माना गया है। तो इतिहासकार जो है वो हम बताते हैं कि मौर्य काल जो है उसके कला के जो प्रमाण मिले हैं वो बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके के हैं। मौर्य काल की मूर्तियाँ मिली हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, जैसा कि किसी भी साम्राज्य की नहीं थी। इतिहासकार जो है वो ये भी बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अभिलेखों पर अपनी बातें लिखवाई, अपने आदेश लिखवाए। इस तरह के आदेश किसी भी साम्राज्य के शासकों ने नहीं लिखवाए जिस तरीके के अशोक द्वारा लिखवाए गए थे। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि अशोक जो है वो एक बहुत ज़्यादा परिश्रमी और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत अच्छा शासक है। अशोक की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं हमारे इतिहासकार। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे कि और आपने राजाओं के बारे में पढ़ा हुआ, कुषाण शासक, तो वो अपने साथ बड़ी बड़ी उपाधियाँ जोड़ते हैं, परंतु जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे उन्होंने अपने साथ बड़ी बड़ी उपाधियाँ नहीं जोड़ी। उन्होंने अपने साथ सिंपल सी उपाधि जोड़ी थी। साथ में से अशोक ने जो के लोग उसे कहते थे प्रियदर्शी, यानी कि मनोहर, मुखाग्रती वाला राजा, या फिर देखने में सुंदर। ये सब बातें बस खाली छोटी मोटी अशोक को कही जाती थी। अशोक ने कोई भी बड़ी उपाधि नहीं जोड़ी थी जैसे कि और शासक जोड़ा करते थे। इतिहासकार जो है वो यही मानते हैं कि सारे के सारे मौर्य शासकों में से अशोक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अशोक से हमें सीखना चाहिए किस तरीके से हम राष्ट्रवादी बन सकते हैं, किस तरीके से हम वफादारी निभा सकते हैं। परंतु फिर भी जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ 150 वर्षों तक ही चल पाया था। इतने छोटे से काल को मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा कम मानते हैं हमारे इतिहासकार, और कहते हैं कि ये था तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, परंतु ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया साम्राज्य, जितने टाइम तक और साम्राज्य टिक पाए थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले समझ लेते हैं आगे सरदार और सरदारी क्या होती है। जो सरदार जो होता है एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे अगर पद मिल रहा है या तो उसे अपने पिता का पद मिलेगा या फिर उसके दादा से चलता हुआ आ रही है वो परंपरा कि किसी शख्स को मिलेगा, फिर उसके बेटे को मिलेगा कोई पद, फिर उसके बेटे को। इस तरीके से जो परंपरा चलती है वो चलती है हमारी वंश परंपरा की। तो सरदार जो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था पुराने टाइम पे, और उसका पद जो है वंशानुगत भी हो सकता था या फिर नहीं भी हो सकता था। इसके समर्थन जो करते थे लोग वो इसके ख़ानदान के लोग ही होते थे। इसके भाई बहन चाचा ये सब जो होते थे इसके ख़ानदान के लोग ही इसके समर्थन होते थे। जो सरदार था उसका कार्य था अनुष्ठान का संचालन करना, युद्धों के समय में नेतृत्व करना, विवादों को, अगर विवाद हो गया है इनका आपस में तो उन विवादों को सुलझाना। ये सारे के सारे कार्य जो सरदार व्यक्ति करा करते थे। जो लोग इनके अधीन होते थे, जिन लोगों के लिए काम करते थे, उन लोगों से सरदार भेंट लेते थे, फिर उस भेंट को अपने समर्थनों में आपस में बांट दिया करते थे ताकि इनके जो समर्थन है वो भी सरदारों से खुश रहें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरदार और सरदारी क्या होती है। अब समझ लेते हैं हम इस टॉपिक को। पुराने टाइम पे उपमहाद्वीप का जो हमारा दक्कन का क्षेत्र है और दक्षिण के क्षेत्र जो हमारे भारत के, उस क्षेत्र को कहा जाता है तमिलकम। इस क्षेत्र में पुराने टाइम पे जो प्रभुत्व था वो था चोर और पांडे जैसी सरदारियों का। ये सरदारी अपना शासन करती थी हमारे दक्षिण भारत के अंदर। ये
शासन कर रही थी सरदारियाँ, ये बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। इनके पास सेना तो थी मगर वो स्थायी नहीं थी, वो टेम्परेरी सेना रखते थे कुछ टाइम के लिए, जिसे इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ किया जाता था। हमें इनके बारे में कई सारे स्रोत से मिलती है जानकारी कि ये किस तरीके से रहते थे, खाते पीते थे और किस तरीके से शासन करते थे। मेनली हमें जो इनके बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ जो हैं उनमें से हमें इनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि सरदार किस तरीके से जीवन जीते थे। इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे राजा थे और सरदार थे, वो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राज से जुड़ रहते थे। यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा दूरी तक व्यापार होता था, उस व्यापार पर लगने वाला टैक्स जो है वो राजा को जाता था या फिर सरदार को जाता था। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देविक राजा। देविक का मतलब होता है देवताओं से और राजा का मतलब होता है शासक, यानी कि ऐसा शासक जो कि खुद को देवताओं से जोड़े, उस शासक को कहा जाता है देविक राजा। तो देख लेते हैं इस टॉपिक के अंदर आखिर है क्या। जो पुराने टाइम की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो हमें ये पता चलता है कि जो राजा ऐसे थे जिन्हें प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, उनके पास एक तरीका था प्रजा के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने का। वो तरीका था अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ लेना। अब वो किस तरीके से जोड़ते थे हम ये इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो पुराने टाइम के शासक थे, कुशाण शासक थे, उन्होंने अपना को देवताओं से जोड़कर बताया और अपने आगे बड़ी बड़ी उपाधियाँ लगाई ताकि लोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लग जाएं। तो देख लेते हैं इन्होंने आखिर करा क्या। कुशाण शासक जो थे उनके जो अभिलेख थे, उनके साहित्य थे, इन्होंने अपने साहित्य और अभिलेखों में अपने गुणगान करवाने शुरू कर दिए, अपनी अच्छाइयाँ लिखवानी शुरू कर दी ताकि लोग इनके अभिलेख और साहित्य को पढ़ें और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। कुछ इतिहासकार जो है उनका मानना है कि कुशाण शासक जो थे उन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनवाई थी कई सारी, और उन मूर्तियों को भगवानों की मंदिरों के साथ में रखवा दी थी। एक तरफ भगवान की मूर्तियाँ रखी होती थी, दूसरी तरफ इन्होंने अपनी मूर्तियाँ रखवा दी ताकि लोग भगवान के बराबर इनको सम्मान दें। कई कुशाण शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगा दी थी। देवपुत्र का मतलब देवता का पुत्र। कुशाण शासक जो थे वो अपने आप को देवताओं का पुत्र कहने लग गए थे ताकि लोग उनका सम्मान करने लगे। ऐसा माना जाता है कि वो चीन के शासकों से प्रेरित हुए होंगे, उन्हें देखकर ही वो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियाँ लगाते होंगे, क्योंकि जो चीन के शासक थे वो अपने आप को शिव पुत्र कहते थे। उन्हीं को देखकर इन्होंने सोचा होगा कि हम भी अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियाँ लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। यानी कि जो देहात का जो इलाका था, हमारा गांव टाइप का जो इलाका था पुराने टाइम का, वहाँ पर राजा की छवि कैसी थी, आखिर प्रजा राजा को किस तरीके का मानती थी। तो हमें उसके बारे में ये पता चलता है जो राजा की प्रजा थी, खास करके ग्रामीण प्रजा, उसके संबंध जो थे राजा से अच्छे नहीं थे, क्योंकि शासक जो था वो बहुत ज़्यादा कर वसूलता था अपने लोगों से। इस वजह से उसकी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि कर वो अदा नहीं कर पाती थी। इसलिए राज्य के बीच में और प्रजा के बीच में बहुत बुरे संबंध रहे थे। तो हम कह सकते हैं राजा की छवि बहुत बुरी थी ग्रामीण समाज के बीच में। इसके लिए हमारे NCERT की बुक में एक कहानी भी बताई गई है। उस कहानी का नाम है गणतिंदु जातक कहानी। इस कहानी में एक शासक होता है, उसे पता चलता है कि उसकी प्रजा उससे बहुत ज़्यादा दुखी है। तो राजा यही चेक करने के लिए अपने लोगों के बीच में चले जाता है भेष बदल कर, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। तो जाकर लोगों से पूछता अपने बारे में, आखिर लोग अपनी प्रजा से क्यों परेशान हैं, राजा से क्यों परेशान है। तो लोग बताते हैं कि उसके बारे में, राजा के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला है। लोग कहने लग जाते हैं, लोग जो शिकायत करते हैं कि उसके रात को तो डकैत आ जाते हैं उनके गाँवों में और उनकी सारी डकैती करके माल को लूट कर ले जाते हैं। फिर बाद में जब कुछ बचा कुछ पैसा होता है वो सारे का सारा राजा के अधिकारी आकर कर में ले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रजा जो बहुत ज़्यादा दुखी है और राजा जो है बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है इस तरीके से जो राजा काम करता है। तो इस तरीके से राजा को पता चला कि लोग किस तरीके से हमारे एरिया के परेशान हैं, ताकि राजा को ये भी पता चल गया कि आखिर हमारे जो राज्य है उसके अंदर डकैती भी होती है और कर भी होता है। इन दो वजह से लोग जो परेशान हैं। तो ये थी हमारी जातक कथा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे उपज बढ़ाने के तरीके। पुराने टाइम पे लोगों के जो तरीके थे कृषि करने के बहुत ज़्यादा पुराने टाइप के थे, जिसकी वजह से ज़्यादा लाभ नहीं होता था।
तो उपज बढ़ाने के लिए लोगों ने तरीके अपनाए जिसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हो सकी। सबसे पहला तरीका बनाया गया गंगा की घाटी में धान की रोपाई, क्योंकि ये जो नदी का क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे वर्षा हो जाती है, इसलिए किसानों ने सोचा कि यहाँ पे धान की रोपाई कर दी जाए। जुताई के लिए पहले हल का प्रयोग नहीं किया जाता था, कुदाल का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब लोहे का प्रयोग होने लग गया जिसकी वजह से हलों का निर्माण किया गया। जुताई के लिए हलों का प्रयोग किया गया जिसकी वजह से बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से जोता गया। सिंचाई के लिए नहरों का, तालाबों का और कुओं का प्रयोग किया गया जिसकी वजह से सिंचाई बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होने लग गई थी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण समाज में विभिन्नता है, यानी कि प्राचीन जो हमारा गांव का समाज था उसके बीच में विभिन्नताएं भी थी। जैसे कि विभिन्नता हर जगह पर देखने को मिलती हैं, छोटा कोई लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो इसी तरीके से प्राचीन ग्रामीण समाज में भी विभिन्नताएं थी। तो पोली भाषा में हमें पता चलता है पुराने टाइम में घेपति शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो छोटे किसानों के लिए और ज़मींदारों के लिए किया जाता था, क्योंकि ज़मींदारों की और जो छोटे किसान जो होते थे इनके बीच के संबंधों पर ही पूरा ग्रामीण समाज जो है वो आधारित था। जो बड़े बड़े गांव के ज़मींदार होते थे, प्रधान होते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था क्योंकि ये किसानों पर नियंत्रण रखा करते थे। जो ग्राम के जो प्रधान होते थे इनका पद जो है वो हमेशा वंशानुगत चलता था, यानी एक शख्स से उसके बेटे को, फिर उसके बेटे से उसके बेटे को, इस तरीके से वंशानुगत चलता था प्रधान का पद। जो हमारे प्रारंभिक तमिल संगम साहित्य हैं जितने भी हैं उन सब में ज़्यादातर हमें पता चलता है गाँवों में रहने वाले लोगों के बारे में कि वो कौन कौन लोग थे जो गाँवों में रहा करते थे। तो हमें पता चलता है उन लोगों में शामिल थे जमींदार, हलवा, उलवर और दास अड़ेमई। ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे जिनका नियंत्रण था किसानों के ऊपर। और लोग ऐसा माना जाता है कि विभिन्नता जो है इस तरीके से पता चलती थी, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा भूमि है उसको उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता था, जिसके पास जितना ज़्यादा श्रमिक है, नई प्रौद्योगिकी है, उस व्यक्ति को ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा माना जाता था। जिस व्यक्ति के पास ये सारी बातें होती थी, ज़्यादा भूमि होती थी, ज़्यादा श्रमिक होते थे और नई प्रौद्योगिकी होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृहपति। गृहपति जो शब्द हमने ऊपर पढ़ लिया है, फिर भी इसको एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। गृहपति का शब्द जो इसका मतलब होता है घर का मुखिया। घर में जितनी भी महिलाएं हों, बच्चे हों, नौकर हों, दास हों, सभी पर ये व्यक्ति जो है नियंत्रण रखता है, जो घर का गृहपति होता है। घर की जितनी भी वस्तु होती है, चाहे वो जानवर हो, भूमि हो, महिलाएं हो, कितनी भी चीज़ हो, सब चीज़ों पर का वो मालिक होता है। कभी कभार इस शब्द का जो प्रयोग था वो नगरों में रहने वाले सम्राट जो व्यक्ति थे उनके लिए भी किया जाता था पुराने टाइम पे, और कभी कभी व्यापारियों के लिए भी लोग गृहपति शब्द का प्रयोग कर देते थे क्योंकि व्यापारी भी बहुत ज़्यादा सारे माल के मालिक होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुंदरसन झील। देख लेते हैं आगे सुंदरसन झील थी क्या। तो सुंदरसन झील जो एक कृत्रिम जलाशय था, यानी छोटा सा जलाशय था। जलाशय कहते हैं एक गड्ढे को जिसके अंदर पानी भरा जा सकता है, जिसका पानी फिर बाद में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे गड्ढे को कहा जाता है जलाशय। कृत्रिम जलाशय ऐसे जलाशय होता है जो बनाया गया, खुद ही बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा। तो ये कृत्रिम जलाशय था। इसके बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो 2वीं शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलती है हमें। उसके अंदर लिखा होता है कि आखिर ये कृत्रिम जलाशय है और किसने इसे बनवाया है। जो सुंदरसन जलाशय, इसे तो एक राज्यपाल के द्वारा बनाया गया था, स्थानीय राज्यपाल के द्वारा, परंतु एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदमन। उसने इसकी बाद में मरम्मत करवाई थी जब ये बेकार हो गया था, और उस शासक ने इसलिए करवाई थी इसकी मरम्मत ताकि लोग उसे याद करें, उसे एक अच्छा शासक मान सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्षचरित। हर्षचरित क्या है? हर्षचरित जो है वो संस्कृत में लिखी हुई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। यानी कि हर्षवर्धन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि राजा हैं, वो किस जगह के शासक हैं? कन्नौज के। उनके बारे में लिखी हुई एक जीवनी है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। आपको इस तरीके से याद रखना है इस जीवनी के बारे में। इसे जो लिखा है वो बाणभट्ट नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। और बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के राजकवि थे, यानी कि राज दरबार में जो कवि बैठते हैं ये उन कवियों में से एक थे बाणभट्ट। तो ये थी हमारी हर्षचरित। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान का मतलब होता है भूमि को दान देना। भूमिदान का मतलब होता है भूमि को दान में दे देना। तो पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। जो पहली शताब्दी आई थी, जब से हमें पता चलता है कि लोग भूमि दान देते हुए आ रहे हैं और लोगों को पसंद भी है भूमि दान देना।
कई सारे अभिलेखों में भी हमें पता चल जाता था किस तरीके से लोगों ने दान दिया, किस तरीके से लोग किसको दान देते थे। ज़्यादातर जो अभिलेख जो पत्थर पर लिखे हुए मिले हमें, अभिलेख जिनके अंदर भूमि दान के बारे में लिखा हुआ है, परंतु कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो कि ताम्र पत्रों पर लिखे हुए हैं। इन पे भी भूमिदान की उल्लेख मिलता है हमें कि लोगों ने किस तरीके से भूमिदान किया था और किसको भूमिदान दिया करते थे। तो भूमिदान के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूमिदान कौन कौन लोग करते थे। भूमिदान करते शासक या फिर अमीर लोग। अब भूमिदान किसे करा जाता था, या तो ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाता था या फिर धार्मिक संस्थाओं को भूमिदान दिया जाता था। आए थे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनियंत्रित ग्रामीण लोग, यानी कि जो लोग नियंत्रण में नहीं थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते थे गाँवों में जिन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था, ना तो सामंतों का, ना ही अधिकारियों का, ना ही जमींदारों का। ऐसे लोगों में शामिल थे पशुपालक लोग, जो संग्राहक लोग थे, शिकारी लोग थे, मछुआरे, शिल्पकार। ये छोटे लोग जो थे इनको बहुत ज़्यादा गरीब माना जाता था, इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये किसी के नियंत्रण में थे भी नहीं। ये लगे जो जगह ये लोग जो थे ये एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर खेती करने वाले लोग थे और इसी तरीके से ये अपने जीवन बिता देते थे। ये लोग जो थे ना तो ज़्यादा पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे, ये लोग बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते थे। इसी वजह से इनके जो आदान प्रदान होते थे विचारों के, ये सारी की सारी बातों का कोई भी हमें वितरण प्राप्त नहीं हुआ है। अब पढ़ते थे अग्रहार क्या था। अग्रहार जो था ये ऐसा भूभाग होता था, यानी कि ज़मीन का ऐसा टुकड़ा होता था जो ब्राह्मण लोगों को दान में दे दिया जाता था। ब्राह्मण जो थे उनके बारे में ये पता चलता है कि हमेशा सबसे कर लिया करते थे, इनसे कोई भी कर वसूला नहीं जाता था। ब्राह्मण जो थे वो अपने स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार भी था उन्हें, यानी कि ब्राह्मणों के आसपास के जो लोग थे ब्राह्मण उन लोगों से जो कर ले सकते थे। तो ये थी हमारी अग्रहार, जो कि भूमि का टुकड़ा होता था और ब्राह्मणों को दान के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नगर एवं व्यापार नए नगर। जितने भी नगर थे पुराने टाइम के, उनके बारे में ये पता चलता है कि जितने भी नगर थे वो महाजनपदों की राजधानी होते थे। वो सारे के सारे नगर जो है वो संचार मार्गों पर बसाए गए थे। जैसे कि पाटलिपुत्र था वो नदी मार्ग के किनारे बसाया गया था। उज्जैनी जो था वो भूतल मार्गों के किनारे बसाया गया था। अलवा पुहार जो था वो समुद्र तट पर था। इसी तरीके से जो हमारा मथुरा था, मथुरा के बारे में पता चलता है ये शहर व्यवसायिक केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसकी वजह से व्यापार बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छी तरीके से किया जा सकता था। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।